जय हिंद दोस्तों। आपने मणिपुर की वीडियो तो देखी होगी जहाँ पे 700-800 लोग दो महिलाओं को न्यूड करके परेड करवा रहे हैं। आपके मन में गुस्सा और क्यूरियोसिटी दोनों आई होगी। अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है एंड कैसे एक भीड़ पुलिस वालों से दो महिलाओं को छीन सकती है, इस वीडियो के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मणिपुर में दंगे के हालात बने, क्या रीजन है उसके पीछे के। मणिपुर की समस्या को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे संसाधन का बंटवारा कैसे हुआ है। अगर हम मणिपुर के मैप को देखते हैं तो हमें बेसिकली दो रीजन दिखते हैं। पहला रीजन वैली का रीजन एंड दूसरा रीजन हिल का रीजन। अभी जो हिल वाली जगह है वहाँ पे कुकी ट्राइब रहती है जो कि मोस्टली क्रिश्चियंस है, एंड जो वैली वाला रीजन है वहाँ पे मेती ट्राइब रहती है जो कि मोस्टली हिंदूज है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि हिल रीजन में इतने सारे क्रिश्चियंस कैसे आए, ट्राइब जो है वो क्रिश्चियन में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा ताकि आज की जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमें दिखता है मणिपुर एक अलग राज्य है जो कि प्रिंसली स्टेट द्वारा रूल किया जाता था। 1891 में मणिपुर को ब्रिटिश इंडिया द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। ब्रिटिश इंडिया मणिपुर वालों से कहती है कि भाई अपने हिसाब से राज्य कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं इससे, आप अपने कल्चरल वैल्यूज कस्टम्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश इंडिया वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना शुरू करती है। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं, वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो पहले नेचर वर्शिप कर रहे थे उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है इतनी आसानी से। तो उसके पीछे एक कला थी। कला ये थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करी, उन्हें हॉस्पिटल्स की सुविधा दी, उन्हें मेडिसिन की सुविधा दी, जो भी अलग अलग संसाधन हो सकते थे उनको प्रोवाइड करना शुरू किया। तो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए ताकि हमें भी सुख सुविधाएं मिल सके। अब उसके बाद समय आता है आज़ादी का। आज़ादी के समय जब अलग अलग स्टेट पूछते हैं अंग्रेजों से कि भाई अब हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखो आपकी मर्जी, आप चाहे इंडिया के साथ रहो, चाहे पाकिस्तान के साथ रहो, और चाहे तो अपना अलग रह सकते हो। मणिपुर को लगा अपना अलग रहेंगे, मजे करेंगे। लेकिन उसी के बाद 1947 में जब भारत का इंटीग्रेशन हो रहा था उस टाइम भारत ने मणिपुर से कहा आप हमारे साथ रहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे एंड आपकी जो भी वैल्यूज एंड कस्टम्स है उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब आज़ादी से लेकर 1972 के बीच में मणिपुर एज अ यूनियन टेरिटरी रहता है इंडिया के साथ, मतलब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग डायरेक्ट रूल था। लेकिन 1972 में मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था मेती ट्राइब और कुकी ट्राइब, अभी उसको दोबारा याद करते हैं। अभी अगर मैं आपको समझाऊँ तो मेती ट्राइब की पॉपुलेशन 53% के आसपास है, कुकी ट्राइब की पॉपुलेशन है 44% के आसपास। इसकी वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि जो विधानसभा है वहाँ पर मेती ट्राइब का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था एंड कुकी ट्राइब का दबदबा काफ़ी कम था। पॉलिटिकली वीक होने की वजह से कुकी ट्राइब को ये लगने लगा कि उनकी जो कल्चरल ऑटोनॉमी है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको खतरा होगा इसकी वजह से, जिसकी वजह से कुकी ट्राइब को लगा कि हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए। अब उन्होंने अपने एक अलग राज्य की डिमांड करना शुरू कर दी। अब डिमांड बढ़ती है, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, इन लोगों को अलग अलग ग्रुप से सहायता मिलती है, जैसे चाइना, म्यांमार, ISIS, ये लोग भी इनको फंडिंग करना शुरू करते हैं कि भाई आप देखो जिस भी तरीके से हो सके आप प्रॉब्लम क्रिएट करो देश के लिए, तो वो करना शुरू कर देते हैं। अब वहीं पे जब इंडिया को लगता है कि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो 2008 में कुकी ट्राइब के साथ टेबल पर बैठते हैं। कुकी ट्राइब से कहते हैं कि देखो भाई हम आपको एक अलग राज्य तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल दे सकते हैं। अब इस काउंसिल की हेल्प से स्टेट के लॉज वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उसकी जगह पर काउंसिल चाहे तो उन्हें अपने कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिसके बदले में आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। वो काम ऐसे थे कि पहला तो आप कोई वॉयलेंस नहीं करोगे, आपके जो भी हथियार है आप गवर्नमेंट को दे दोगे। उसके अलावा आप लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करोगे, देश की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करोगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि मणिपुर की सिक्योरिटी को खतरा हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद सारे हथियार ले लिए जाते हैं। जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, करीब 32 मिलिटेंट ग्रुप्स अपने हथियार डालते हैं एंड उनके हथियारों को डबल लॉकिंग सिस्टम में रख दिया जाता है। जिसके बाद एक चीज़ वहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रख सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में जो दिक्कतें आ रही हैं वो यही सेल्फ डिफेंस के चक्कर में ही है, क्योंकि उनके पास हथियार बहुत सारे आ गए हैं। सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े वेपन्स रखना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल जो प्रेजेंट टाइम में वायलेंस चल रहा है उसमें हुआ है। ये जो 2008 में एग्रीमेंट किया उन्होंने, उसको उन्होंने नाम दिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। अभी 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट ने इस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को रिवोक कर लिया। उन्होंने कहा कि जो कुकी ट्राइब है वो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते अभी के लिए। एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है
कि 2022 से पहले यहाँ पे आसपा लगा हुआ था, लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आसपा हटा लिया, ये सोचते हुए कि मणिपुर में नॉर्मलसी वापस आ जाएगी एंड लोगों तक सही मैसेज जाएगा। अब अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं, यानी कि 2023 में कैसे इतने दंगे भड़क गए, तो 3 मई 2023 को मणिपुर में वायलेंस रिवोक होता है, जिसके मेजर 2 रीजंस हैं। पहला रीजन है मणिपुर गवर्नमेंट ने जो इलीगल एनरोचमेंट्स थे उनको हटाना शुरू किया। मणिपुर गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्व फॉरेस्ट में जो भी लोग आ रहे हैं वो फॉरेस्ट रूल 2021 को वायलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हटाया जाएगा। वहीं पे कुकी ट्राइब का ये कहना है कि हमारी ट्रेडिशनल लैंड है एंड हम यहाँ पे सदियों से अपनी फॉरेस्ट्री किया करते थे। इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जिसकी वजह से मणिपुर गवर्नमेंट इलीगल एनरोचमेंट्स को हटाना चाहती है, वो है ओपीएम की खेती। अब क्योंकि म्यांमार से जुड़ा हुआ है मणिपुर, इसकी वजह से सेंसिटिविटी वहाँ ज़्यादा है एंड टेररिस्ट एक्टिविटी होने की वजह से अगर ओपीएम की खेती होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ओपीएम से मिले हुए पैसे हैं उसको टेरर फंडिंग में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ओपीएम अलग अलग इलिसिट ट्रेड में यूज़ किया जा सकता है, जो कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दूसरा रीजन है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस। 2013 से ही मेती ट्राइब मांग कर रही थी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। अब इसी संदर्भ में मणिपुर हाईकोर्ट की एक जजमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि आप मेती ट्राइब को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो ही। अब अगर हम समझें तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि मेती ट्राइब के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पाने से कुकी ट्राइब को इतनी समस्या क्यों है। तो हम दोबारा से तो मणिपुर का मैप है उसको समझते हैं। अब मणिपुर का मैप हम देखते हैं तो हमें हिली रीजन, वैली रीजन 2 मिलते हैं। मेती ट्राइब प्रेजेंट टाइम में हिली रीजन में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकती एंड वहाँ पे सेटल नहीं हो सकती, लेकिन अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। वो चाहें तो फिर हिली रीजन में जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर ज़मीनें खरीद सकते हैं, जो कि कुकी ट्राइब को पसंद नहीं आया। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि मेती ट्राइब हिल्स में नहीं जा सकती, लेकिन हिल्स के लोग मेती ट्राइब के रीजन में आ सकते हैं। एंड अलग अलग ग्रुप्स जो हैं आसपास के, जैसे नागाज हैं या फिर जो मुस्लिम ट्राइब्स हैं, ये सभी ट्राइब्स आके वैली रीजन में, जो कि मेती का रीजन है, वहाँ पे आके रह सकते हैं। अगर हम दूसरी समस्या की बात करते हैं तो कुकी ट्राइब के हिसाब से मेती ट्राइब के पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे उनके पास एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं हिल रीजन में कुकी ट्राइब के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट बनाना या फिर रेलवे को ले जाना, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज बनाना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इन चीज़ों की वजह से कुकी ट्राइब को लगने लगा कि अगर मेती ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा तो उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी एंड हिल्स पे जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे एंड बाकी अलग जगह के लोग आके वहाँ पे रहने लग जाएंगे। वीडियो के इनिशियल पार्ट में जो आपने क्लिप देखी थी उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम बताऊंगा पैट्रियार्कल सोसाइटी में होने वाली जितनी भी बैटल्स हैं उनका। अभी अगर आप समझो तो जितनी भी बैटल्स होती हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, उसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके टारगेट किया जाता है। एंशिएंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक ये चीज़ें कॉमन है। जैसे कि आप एंशिएंट टाइम में सोचो तो वहाँ पे जब भी राजा महाराजा लड़ते थे तो हारने वाली साइड में जितनी भी औरतें होती थी उनके साथ रेप किया जाता था या फिर उनके साथ शादी कर ली जाती थी। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब खिलजी ने अटैक किया रानी पद्मावती के महल में, तो रानी पद्मावती जी और उनके साथ जो भी औरतें थी उन लोगों ने जोहर कमिट कर लिया। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न टाइम्स में 1947 में देखो, जहाँ पे भारत की आज़ादी होती है, वहाँ पे महिलाओं को डायरेक्टली नहीं मारा जाता, वहाँ पे पहले उनका रेप किया जाता है, उसके बाद उन्हें मारा जाता है। अगर आप आगे बढ़ो तो गोधरा कांड आप देख सकते हो, जहाँ पे बिल्किस बानो को मारा नहीं गया, उनका रेप करके उन्हें छोड़ दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप कुकी ट्राइब और मैती ट्राइब की लड़ाई देखो तो वहाँ भी उन लोगों ने उसको रेप करके उसकी परेड करवाई, लेकिन उसको मारा नहीं, उसे छोड़ दिया मरने के लिए। इन चीज़ों का ये मतलब है कि बैटल्स में या राइट्स में वी जस्ट डोंट किल द वुमेन, वी रेप हर एंड लेट हर गो टू डाई हरसेल्फ। अगर मैं वापसी उस क्लिप पे आऊँ तो 700-800 लोग जो कि मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कुकी कम्युनिटी के गाँव में घुस जाते हैं एंड वहाँ पे दंगे करना शुरू करते हैं, लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसी बीच एक फैमिली अपने आप को बचा के भागने की कोशिश करती है। तो अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आके उन्हें रेस्क्यू करने की सोचते हैं। वो उन्हें बचाने के लिए थाने ले जा रहे थे, लेकिन उसी बीच मेती कम्युनिटी के लोग आके पुलिस वालों से उस फैमिली को छीन लेते हैं। अब उस फैमिली में जो फादर होते हैं या उस लड़की के जो भाई होते हैं उनको वो ऑन द स्पॉट मार देते हैं। बाकी लड़कियों को कहते हैं कि आप अपने वस्त्र हैं जो भी उसे निकालिए, एंड उसको निकालने के बाद उनका रेप किया जाता है, जिसके बाद उनसे परेड करवाई जाती है। लास्ट में उन्हें जिंदा ही छोड़ दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि उन महिलाओं का रेप करके उन्हें छोड़ क्यों दिया गया, उन्हें ऑन द स्पॉट मार के
जितने भी सबूत है उन्हें क्यों नहीं मिटा दिया गया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी है एंड मैती कम्युनिटी है, उन दोनों में ही महिलाओं को प्राइड माना जाता है, ऑनर माना जाता है। मतलब कि अगर उनकी इज्जत के साथ कुछ खिलवाड़ होता है तो वो पूरी कम्युनिटी की इज्जत लूटने के बराबर होता है। इसीलिए उन्होंने जस्ट उसके साथ रेप किया एंड उसे छोड़ दिया। इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि पुलिस वालों को इसके बारे में पहले से ही पता था। ये इंसिडेंट हुआ 4 मई 2023 को एंड जुलाई में इसकी वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद पुलिस वाले इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से पुलिस वालों को इन चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी एक्शन नहीं लिया। इन प्रेजेंट टाइम में जब एक्शन लिया भी तो सभी कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ा, सिर्फ 1-2 कल्प्रिट्स को पकड़ा गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो शायद गवर्नमेंट ही बता सकती है। अब लास्ट में इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि ट्राइबल से डील करने के लिए हमें उन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा जो कि इनके कल्चर को जानते हो, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशोलॉजिस्ट। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है कि वो ट्राइबल्स को स्टडी करें, उनके कल्चर को समझें, इसलिए वो बेटर तरीके से इन लोगों से डील कर सकते हैं। दूसरा, पंडित नेहरू के पंचशील के नियम। पंडित नेहरू ने अपने टाइम के जो सोशोलॉजिस्ट थे उनके साथ बैठ के उन्होंने बात करी एंड 5 नियम ऐसे बनाए जिसके साथ हम ट्राइबल पॉपुलेशन से डील कर सकते हैं। हमें उन नियमों को अच्छे से अपनाना चाहिए इस टाइम पे। तीसरा और लास्ट, आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल। अभी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं एंड वायलेंस थमा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर स्टेट मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है तो हम प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि चीज़ें नॉर्मलसी में आ सकें एंड जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो ना मारे जाएँ। ये मैंने आपको जो भी फैक्ट्स थे मणिपुर के बारे में उसको एक कंसाइज वे में दिया है। अब इसी तरीके से मैं खालिस्तानी इशू पर भी एक कंसाइज डिस्कशन लेके आने वाला हूँ, तो मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू।